हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका के प्राकृतिक बनावट का अध्ययन किया था। आज हम लोग यूरोप के भौतिक बनावट का अध्ययन करेंगे। यूरोप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यह समस्त स्थल भाग के 1/16 भाग में सिमटा हुआ है, किंतु यहाँ विश्व की 1/4 जनसंख्या निवास करती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 97,76,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी गोलार्ध में इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार 35 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री वेस्ट से 15 डिग्री ईस्ट के मध्य है। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण लगभग सभी व्यापारिक जल मार्ग एवं वायु मार्ग यूरोप से होकर गुजरते हैं। स्थल गोलार्ध के केंद्र में होने के कारण यूरोप लगभग संपूर्ण विश्व का केंद्र बिंदु है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में यूरोप का आर्थिक, राजनैतिक एवं सामरिक स्थान पूरे विश्व में सर्वोच्च था, किंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए एवं सोवियत रूस की तेजी से बढ़ती शक्ति के कारण इसका महत्व कम होता चला गया। आज भी विश्व की 5 महाशक्तियों में से 3 ब्रिटेन, फ्रांस एवं रूस यूरोप से ही हैं। यूरोप विश्व का एक विशिष्ट महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ प्रायद्वीपों का भरमार है। यूराल पर्वत और यूराल नदी इस महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र, देश या महादेश को अलग अलग बांटकर अध्ययन करने की विचारधारा भूगोल विषय में रही है। अतः यूरोप को भी 3 मुख्य भाग में बांटकर इसका अध्ययन किया गया है। ठीक है, 3 भाग में बांट करके इसका अध्ययन किया गया है और लगभग हर क्षेत्र को, हर देश को 3 मुख्य भागों में बांटा ही जाता है। पर्वत, पठार, मैदान, चौथा आता है तो कहीं समुद्र तटी, किंतु इसे 3 ही भाग में बांट करके इसका अध्ययन किया गया है। पहला, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। यह विस्तृत भूभाग यूरोप का अत्यंत प्राचीन प्रदेश है। इस प्रदेश में अल्पाइन युग और कैलिडोनियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रदेश का अध्ययन करने से इसकी 4 प्रकार की विशेषताएं स्पष्ट रूप से नज़र आती हैं। उसमें पहला देखते हैं, पहला कह दीजिए, ए कह दीजिए। इस भाग के पर्वत बहुत प्राचीन चट्टानों से निर्मित हैं, जिसमें अपरदन के कारण चोटियों का आभास होता है। इसे अपरदन हो गया, जो थोड़ा कठोर है वो खड़ा रह गया, जो मुलायम है वो कट करके हट गया, तो बीच बीच में नुकीला नुकीला रह गया, वही चोटियों के रूप में नज़र आते हैं। दूसरा या बी, हिमनदों के अपरदन से विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण हो गया है और प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी समाप्त हो गई है। हिमनद वहाँ पहले थे, उसके अपरदन से मिट्टी का ऊपरी परत समाप्त हो गया, तो उपजाऊपन तो अपने आप घट जाएगा और अलग अलग तरह का आकृति का निर्माण भी हो गया है अपरदन के कारण। तीसरा पॉइंट, हिमनदों के निक्षेपण से इस क्षेत्र में अनेक नदियों, झीलों और प्रपातों का निर्माण हो गया है। साथ ही
पर्वत शिखर घिसकर गोल और चिकने हो गए। ठीक है, अब चौथा विशेषता देखते हैं। तटवर्ती भूभाग के समुद्र में धंस जाने के कारण अधिकांश घाटियां जलमग्न होकर फ्योर्ड की आकृति में बदल गई हैं तथा कई नए छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं। ठीक है, इसी तरह की स्थिति पश्चिमी भारत में है, जहाँ का पश्चिमी हिस्सा समुद्र में डूब गया, धंस गया है। इस प्रदेश का विस्तार स्कैंडिनेविया, ब्रिटेन, आइसलैंड तथा पिट्सबर्ग तक है। इस श्रेणी के सहारे नॉर्वे और स्कॉटलैंड का तट काफ़ी कटा फटा है, जिससे यहाँ जलयानों के आवागमन में काफ़ी सुविधा होती है। कटा फटा होने से देश के अंदर तक घुस जाता है जलयान, पानी का जहाज़, वहाँ लोडिंग कर लिया, अनलोड कर लिया, ये सुविधा उसको मिली। मिडलैंड घाटी भी इसी प्रदेश का हिस्सा है। इस प्राचीन प्रदेश में भूधंसान का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। पर्वत श्रेणियों का मध्यवर्ती भाग उत्तर सागर के रूप में नजर आता है, जो अल्पाइन युग में पर्वत ही थे। फलतः पर्वत श्रेणियाँ दो हिस्सों में बंटे नजर आते हैं। कितना हिस्सा में? दो हिस्सा में। इसका देखते हैं पहला हिस्सा, स्कैंडिनेवियन उच्च भूमि। इस पर्वतीय भूमि का विस्तार लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसके दक्षिण में गाल्मवोपिंग और ग्लिटरेटिंग पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 2800 मीटर है। इसके मध्य भाग में क्रियोलिन नामक पर्वत श्रेणी है, जो पूरब में सीढ़ी नुमा होते हुए समाप्त हो गई है। मतलब ऊंचाई घटते 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 अंत में समाप्त हो गई है। इन श्रेणियों पर आज भी हिमनदियां प्रवाहित हैं, जिनके सतत प्रवाह से अनेक झीलों और नदियों का निर्माण हो गया है। अब दूसरा हिस्सा इसका देखते हैं। ब्रिटेन तथा निकटवर्ती उच्च भूमि। स्कैंडिनेविया की प्राचीन रवेदार चट्टानों का क्रम स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, कॉर्नवाल तथा फ्रांस तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। स्कॉटलैंड के पूर्वी और पश्चिमी तटों के भू आकृति में अंतर दिखाई पड़ता है। इसके पश्चिमी तट पर फियोर्ड का निर्माण हुआ है, जबकि पूर्वी तट पर पर्वत श्रेणी, घाटी और पठार दिखाई पड़ता है, जो स्पष्ट रूप से भूभ्रंश की ओर संकेत करता है। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हुआ था आपका क्या? उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। अब दूसरा पॉइंट या दूसरा भूभाग, मध्यवर्ती विशाल मैदान। उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि से दक्षिण और अल्पाइन पर्वत श्रेणियों से उत्तर में यूरोप का विशाल मैदान मिलता है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, जिस पर कम ऊंची पहाड़ियों, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर का है, का क्रम मिलता है। इस मैदान का विस्तार दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड से लेकर यूरोपीय सोवियत रूस तक है। पश्चिम की ओर यह पतला और पूरब की ओर अधिकाधिक चौड़ा होता चला गया है। इस प्रकार स्पष्टतः यह दो भाग में बंट जाता है। कितना भाग में बंटता है? दो भाग में।
अब इसमें देखते हैं पहला या ए, पश्चिमी मैदान। यह हिमनदियों द्वारा संचित ड्रिफ्ट मिट्टी और नदियों द्वारा जमाई गई जलोढ़ मिट्टियों से बनी है। इस भाग का विस्तार पश्चिमी पोलैंड तक है, जिसमें हर्सिनियन पर्वत श्रेणी के अवशेष नज़र आते हैं। इसमें कुछ स्थानों पर पुरानी चट्टानें मिलती हैं, जिसमें धात्विक खनिजों का भंडार है। इसी के किनारे परतदार चट्टानों में यूरोप के कोयला क्षेत्र स्थित हैं। इंग्लैंड में मैदान की ढाल पूरब की ओर है, जबकि अन्य भागों में इसका ढाल उत्तर पश्चिम की ओर है। इसका दूसरा भाग देखते हैं मैदान का। पूर्वी मैदान, पहले था पश्चिमी, अब पूर्वी मैदान। इस भाग का निर्माण परतदार चट्टानों के ऊपर उठने से हुआ है। इसे रूसी प्लेटफार्म भी कहा जाता है। यह चपटा और समतल है तथा स्थलाकृति पठार जैसी है। यह विश्व के अत्यंत विस्तृत मैदानों में से एक है, जिसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसका विस्तार उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में काला सागर और कैस्पियन सागर में तक है। इस मैदान की यूराल और वोल्गा नदियाँ कैस्पियन सागर में तथा नीपर, निस्टर और डॉन नदियाँ काला सागर में गिरती हैं। दो खंड हो गया, दो भाग हो गया उसका। अब तीसरा भाग देखते हैं, दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। यूरोप का यह भाग संरचना की दृष्टि से अत्यंत जटिल है और इसमें विभिन्न युगों के दो प्रकार के पर्वत मिलते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? तो पहला प्रकार हुआ नए मोड़दार पर्वत क्रम। इसके अंतर्गत पश्चिम से पूरब दिशा में विस्तृत अल्पाइन पर्वत प्रणाली है, जिसका विस्तार पश्चिम में अटलांटिक से लेकर पूरब में कैस्पियन सागर तक है। इस पर्वत क्रम में 3 विस्तृत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पिरेनीज, आल्प्स और कारपेथिया। ठीक है, 3 पर्वत श्रेणियां। अब देखते हैं आगे। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है तथा इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक है। आल्प्स पर्वत यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी स्थिति उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा के मध्य में है। इस पर्वत क्रम में 28 घाटियां हैं, जो 2000 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक ऊंची हैं। कार्पेथियन पर्वत का पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है, जहां हिमनदियों का प्रभाव अधिक नज़र आता है। ठीक है, इन पर्वतों के निर्माण क्रम में ज्वालामुखी की क्रिया भी हुई, जिससे भूसन्नति की तली में प्राचीन चट्टानें रूपांतरित होकर रवेदार हो गई तथा अपरदन की शक्तियों से अनावृत होकर, मतलब उघड़कर निचली कड़ी चट्टानें दिखने लगी हैं। ठीक है, यह हो गया था पहला। इसका दूसरा, पुराने भ्रंशोथ पर्वत। यह क्षेत्र मध्यवर्ती मैदान की दक्षिणी सीमा से सटा हुआ है। इस क्षेत्र में लंबे समय तक अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप ऊंचाई बहुत कम रह गई है। इनका निर्माण 20 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व द्वितीय महाकल्प के अंतिम युग में हुआ है।
अल्पाइन भूसंचलन के समय इस क्षेत्र में दरारों, भ्रंश घाटियों और भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? अल्पाइन भूसंचलन के समय। अल्पाइन पर्वतों के निर्माण और उनकी विभिन्न श्रेणियों की दिशा के निर्धारण में इन पर्वतों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसका विस्तार पूरब में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक है। ठीक है, अब आगे है। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप में भी अन्य महाद्वीपों के समान पर्वत, पठार और मैदानी भाग मौजूद हैं, किंतु इनमें कुछ अलग तरह की विशेषताएं भी हैं जो इसे अन्य महाद्वीपों के धरातल से इसको अलग करती है।